ईवीएम का कितने बड़े लेवल पर खेला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन नॉट रिस्पॉन्डिंग द आर्टिकल 324 टू 329A, उसका कंप्लीट वायलेशन किस प्रकार से कर रहा है। 288 विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से 95 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें कंस्टिट्यूंसी 33,912 वोटों का डिफरेंसेस आता है, यानी कम वोटें डाली गई, ज्यादा आती है। टोटल से वोट जो डाले गए थे 58% थे, टोटल इलेक्शंस के वोट 58%। सीधा अब आप देखिए यहाँ से इनका पूरा खेला। टर्न आउट डेटा 58% हो रहा है शाम के 5 बजे, सीधा डेटा ये सीधा इंक्रीज करके जंप कर रहा है, 66% कर रहा है रात के 12 बजे। सेम थिंग ये हरियाणा में भी हुआ है। आप ये 8% डेटा कहां से लेके आगे भाई। जो टोटल वोट जो फॉर्म 17C में है, जो सारे एजेंटों को कैलकुलेट करके बताया गया, 3,36,49,000 ये मेल वोट है। फिर फीमेल की भी बात आती है, 3,34,37,000 के आसपास ये लमसम है। ऐसे ही टोटल थर्ड जेंडर की भी वोट है 1820। इसके बाद में पोस्टल वोट भी आती है, वो 5,38,000 के आसपास में है। सब मिला दिया जाए और इन दोनों का टोटल का डिफरेंस भी कर दिया है तो भी नहीं मैच कर रहा है। इलेक्शन ऑफिसर ने बोला था एक मतदाता को वोट करने के लिए हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है। यदि मैं 1000 व्यक्ति मैंने मान लिया कि खड़ा है प्रेमिसेस में और उसको 1 मिनट का टाइम दे तो 1000 मिनट हुआ, और 1000 मिनट का मतलब मोटा मोटा 1 घंटे में 60 मिनट हो गया। तो आप सीधा सीधा उसको देख लीजिए कि कितने आवर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी लगभग 6-7 घंटे की एक्स्ट्रा। तो क्या रात के 12 बजे तक चुनाव हुआ है? और हुआ तो कौन दिया है वोट? इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई जवाब नहीं है। कुछ गांव के भी उदाहरण के तौर पर आए, जो गांव में 324 वोटें थी, 600 कुछ वोटें उस गांव में वहां पर उन लोगों को दी गई कि ये कैसे पॉसिबल है कि कम वोट ही हैं और आप इतना 600 कुछ वोट कैसे निकाल दिए। चुनाव के रिजल्ट के पहले कुछ घंटे पहले फिर से 1% डेटा बढ़ जाता है। ये क्या है? अपने आप बढ़ जाता है। ये तो कंप्यूटर में ही पॉसिबल है, फिजिकली तो एडिशनल में होता नहीं है। ये चुनाव हो गया मान लीजिए आज का 5 बजे तक में या 7 बजे तक में पेटियां सब सील पैक होके चली गई। मान लिया कि वो ईवीएम की जो बैटरी लगी थी उस समय पर 55-40% के आसपास चार्ज थी। अब वो चली गई स्ट्रॉन्ग रूम पर, 2 दिन स्ट्रॉन्ग रूम में रहेगी। उसके बाद हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो बैटरी 99% चार्ज पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया, वो कहते हैं यूं ही चार्ज हो जाती है। जो ईवीएम में बैटरी लगाई जा रही है वो ईवीएम बैटरी, इसमें कोई भी कंपनीज के नेम नहीं टैग है। वो कौन बनाता है? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही खुद निर्मित करती है। यदि इतना बड़ा उसके पास रहस्य है, पूरी दुनिया को दे दे, क्या जरूरत है? हम और आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज की गाड़ियां आ गई उनको चार्ज करते हैं, क्या जरूरत है बिजली विभाग को इतना बड़ा सेटअप बनाने की? ये सारे क्वेश्चनों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद फिर से इस देश में ईवीएम पर बहस शुरू हो गई है। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले भी ईवीएम पर कई तरह के सवाल इस देश में खड़े हुए थे। उसके बाद जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ, फिर ईवीएम पर चर्चा हुई, और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से ईवीएम में धांधली हुई, उसके बाद अब ईवीएम पर सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही, और यूं कह लें कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जिस तरह से बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई थी, उस दौरान से ही नरेंद्र मिश्रा जी ईवीएम पर मुखरता से अपनी बात रखते आए हैं और ईवीएम को सवालों के घेरे में लगातार वो लेकर आते हैं। और सिर्फ सवाल नहीं खड़े करते, ईवीएम पर कई तरह के सबूत भी वो कई बार जनता के बीच लेकर आए हैं। और अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में भी जिस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ही नहीं खड़े हो रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में धांधली हुई है, इसको लेकर कई तरह के सबूत भी सोशल मीडिया पर जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। ईवीएम पर आप लगातार सवाल उठाते आए हैं लोकसभा चुनाव से पहले ही, लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, इसमें आप ईवीएम का कितना रोल देख पा रहे हैं? पहले तो भाजपा को भाजपा की बधाई, जय हो। पर ध्यान रखना है कि भाजपा को मैं बधाई नहीं दे रहा हूँ, ईवीएम मशीन को बधाई की जय हो। पहले पॉइंट में शुरुआत इसकी यहाँ से नहीं हुई है। पहले जैसे हम लोगों ने जो ईवीएम की केसेस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पिटीशन और प्रशांत भूषण जी की 2 लोगों की पिटीशंस थी।
उस पिटिशंस में 2014 से मैं डेटा से थोड़ा सा बात कर देता हूँ, सबको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। पहले जो ईवीएम मशीन होती थी वो एक डिब्बे की तरह रहती थी और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्रमशः 14 नंबर तक नंबर होते थे और उसके ऊपर नाम फिक्स कर दिया जाता था कि 1 नंबर होगा तो उसके सामने आपका नाम डाल दिया जाए कि शुक्ला जी 1 नंबर से लड़े हैं। दूसरा नंबर होगा तो मान लीजिए भाजपा का कोई है, उसका सिंबल पेटी के ऊपर टैग किया जाता था। अब इन्होंने 2019 के बाद से किया उसको सॉफ्टवेयर से अपलोड किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर आ गया, यानी पहले मैनुअल होता था, एक कैलकुलेटर की तरह डिवाइस थी, अब उसमें सॉफ्टवेयर आ गया। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सॉफ्टवेयर से ही आपका नाम भी डाला जाएगा, सॉफ्टवेयर से ही टोटल जितने कौन कौन सी पार्टी कंटेस्ट कर रही है उनका नाम होगा, नेशनल पार्टीज कितनी होगी टॉप पर रहेंगी, उसके साथ में स्टेट पार्टी, फिर कंटेस्टिंग पार्टीज और भी जो लोकल होंगे और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स दे रहे लोकल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। डिस्क्रिमिनेंसी यहाँ से शुरू हो रही, बहुतायत तरीके से होगी, अब देखने चल रहा है। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले दिल्ली में शुरू की गई थी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्रमशः ये आगे बढ़ना शुरू किया, भारत देश में पूरी चपेट पर इसने ले लिया। अब इसके ग्राउंड देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जब हुआ था 2 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया। हमने सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इमीडिएट मिला, आपको सारे देश को पता है, पूरी मीडिया में न्यूज़ आई। हमने बोला आपसे ये डिस्क्रिपेंसीज है, उन्होंने बोला हम इसमें सू मोटो ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के। फिर 15 दिन ऐसे मामला घूमता रहा, बोले आज ले रहा हूँ, कल ले रहा हूँ, सो एंड शो होता रहा। फिर उसके बाद बोले हमें कि मिश्रा जी आप पिटीशन फाइल कर दीजिए। हमने रेट पिटीशन फाइल कर दिया। रेट पिटीशन में हमें डायरेक्शन दे दिया कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए और राजस्थान चले जाइए। जब ये हो गया तो उसके साथ में 2 बड़े इश्यूज आ गए। जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही सारी की सारी ईवीएम मशीनें बेंगलुरु गड़बड़ियों के नाम पर भेज दी गई। फिर उसके बाद हमने आईए लगाया तो पेंडेंसी में चला गया। पर ग्राउंड क्या थे? सेम ग्राउंड जो पहले से चले आ रहे हैं वो आज भी वही हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो ग्राउंड काफी व्यापक लेवल पर और फैल गए। पहले थोड़ा बहुत लोगों को डर भी था, अब वो डर खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 2 अब आ रहा हूँ। ईवीएम में बहुत सारे 100% बैटरी चार्ज पाई जा रही। पॉइंट नंबर इसका अब पॉइंट में जो पहला पॉइंट है ये है, पहला इश्यूज ये है कि आप सारे लोग बता सकते हैं, आपके माध्यम से मैं पूरे देश की न्यूज से सारे लोगों से पूछ रहा हूँ। जैसे ईवीएम मशीन आज चार्ज कर दी गई, मेरे पास रिप्लाई है, मैं रिप्लाई कॉपी भी आपको दूंगा, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। अब वो चार्ज, अब चुनाव हो गया मान लीजिए आज का 5 बजे तक में या 7 बजे तक में पेटियां सब सील पैक होके चली गई। मान लिया कि वो ईवीएम की जो बैटरी लगी थी उस समय पर 55-40% के आसपास चार्ज थी। अब वो चली गई स्ट्रांग रूम पर, 2 दिन स्ट्रांग रूम में रहेगी। उसके बाद हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो बैटरी 99% चार्ज पाई जाती है? पहला पॉइंट, इसका कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया, हम उसको आपको कॉपी टैग कर रहा हूँ, आपको दूंगा भी, कल मैंने सारी मीडिया को भी दिया है। वो कहते हैं यूं ही चार्ज हो जाती। हाउ कैन इट पॉसिबल? आर यू आर द मैड पर्सन और यू आर द मतलब अलग नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द इंडिया, यू आर द आईएएस ऑफिसर, आप क्या बोलते हो कि यूं ही चार्ज हो जाती है? इट्स नॉट ए ग्राउंड ऑफ द ईवीएम मशीन, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जो ईवीएम में बैटरी लगाई जा रही है वो ईवीएम बैटरी, इसमें कोई भी कंपनीज के नेम नहीं टैग है। वो कौन बनाता है? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही खुद निर्मित करती है। यदि इतना बड़ा उसके पास रहस्य है तो पूरी दुनिया को दे दे, क्या जरूरत है? हम और आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज की गाड़ियां आ गई उनको चार्ज करते हैं, क्या जरूरत है बिजली विभाग को इतना बड़ा सेटअप बनाने की? ये सारे क्वेश्चनों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता है, पर इसमें 4 क्वेश्चन जरूर रेज हैं। पहला, ईवीएम मशीन चार्ज हुई तो कैसे हुई, कौन बताएगा? दूसरा, इलेक्शन मशीन जो बैटरी, यदि बैटरी चेंज की जा रही है तो किसके प्रेजेंटेशन में की गई है? या इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर था, या कंटेस्टिंग पार्टीज थी, या कैंडिडेटों को नोटिस दिया गया था इंटीमेशन? इसका इलेक्शन कमीशन नथिंग हैपेंड देयर, कुछ भी नजर नहीं देता है। अब इसके साथ में नेक्स्ट देखिए, ईवीएम में मुझे 2 वोट मिले हैं, ये कहते हैं कौन? राजेश एरुकर, एमएनएस के से वो कैंडिडेट है। वो कहते हैं कि मेरे घर के सारे सदस्य हैं। ध्यान रखना है, ऐसी घटना 2019 में भी घटी थी पंजाब में, फरुखाबाद में। वो कहता है कैंडिडेट कि मेरे घर के किसी ने मुझे वोट नहीं दिया, क्या मैंने अपना वोट नहीं दिया? इसका सवाल का जवाब क्या है? ईवीएम का खेला है, उन्होंने उठाया। इसी के साथ में रागिनी नायर, कांग्रेस के एक बड़ी लीडर है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने दिया कि कुछ कैंडिडेट्स कांग्रेस के ऐसे थे उनको 0 वोट मिली है। हाउ कैन इट पॉसिबल यार? वो कहते हैं कि किसी ने नहीं दिया, मैंने मान लिया पूरा भारत देश में नहीं, हम तो अपनी वोट दिए हैं, इसका प्रमाण अब क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है, आप भी नहीं सही हैं। अब इसका जवाब आप क्या दोगे? इसका प्रूफ क्या होगा? ये पॉइंट नंबर 2 था। हमारे पिटीशन का पार्ट है, महाराष्ट्र की पिटीशन आ रही सुप्रीम कोर्ट में, आजकल में आपको लग जाएगी, दिख जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट,
288 विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें से 95 कंस्टिट्यूंसी ऐसी थी, 95 कंस्टिट्यूंसी, जिसमें कंस्टिट्यूंसी 33,912 वोटों का डिफरेंसेस आता है, यानी कम वोटें डाली गई, ज्यादा आती है। ईवीएम इज ए कैलकुलेटर। इलेक्शन कमीशन के जब हम लोगों की पिटीशन लगी थी तो व्यास जी आए थे, व्यास जी ने बोला ये कैलकुलेटर है, जितना डालोगे 2 × 2 ही होगा, ध्यान रखना है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 33,000 से ऊपर वोटें जितना टोटल डिफरेंसेस आए वो कैसे बढ़ गए हैं? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के आप पास में नहीं। अब विधानसभा कौन कौन सी थी जिनमें बहुत तेजी से डिफरेंसेस आए? पहला था महाराष्ट्र में ये मिसमैच वाले 3-4 विधानसभाएं, मैं उनकी बहुत ज्यादा लिस्ट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूं। पर इसके बाद में पॉइंट नंबर इसका थर्ड आता है, टर्नआउट एक डेटा होता है जो फॉर्म 17C होता है। जैसे इलेक्शन मान लीजिए हो रहा है, इलेक्शन के दौरान में आपको फॉर्म 17C दिया जाता है, इस पोलिंग में इतना मेल, इतना फीमेल, इतना थर्ड जेंडर की वोट पड़ी। अब ये होता है कि इलेक्शन की टाइमिंग 5 बजे होता है, वो अपना एक डेटा जारी कर देता है। टोटल से वोट जो डाले गए थे 58% थे, टोटल इलेक्शन के वोट 58%। हाउ कैन इट पॉसिबल? फॉर्म 17C ध्यान रखना है, दे दिया जाता है पब्लिक एजेंट को, जो होते हैं हर पार्टियों के एजेंट को दिया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सिग्नेचर करेगा और उसके बाद आप सबको दे करके घर भेज दिया जाता है। मैंने मान लिया कि उस पोलिंगों में जितनी भी पोलिंग है, उन पोलिंगों में लगभग मान लिया मैंने 10, 20, 50, 100 लोग रहेंगे खड़े। पर इन्होंने क्या बोला सीधा, अब आप देखिए यहां से इनका पूरा खेला। टर्न आउट डेटा 58% हो रहा है शाम के 5 बजे, सीधा डेटा ये सीधा इंक्रीज करके जंप कर रहा है, 66% कर रहा है रात के 12 बजे। सेम थिंग ये हरियाणा में भी हुआ है, जिसको मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोला और उन्होंने सीधा मुझे बोला कि मिस्टर मिश्रा, मैं चुनी हुई सरकारों को नहीं रोकता हूं। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा, पूरा भारत देश देखता रहा कि हाँ मीडिया ने क्या किया और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला और क्या क्या सुनवाइयां में हुआ। फिर इसके बाद अब देखिए ये 66% यानी 58% का आपके पास, सबके पास फॉर्म 17C के पास, सबके पास डाटा है। आप ये 8% डेटा कहां से लेके आ गए भाई? फिर उसके बाद देखिए चुनाव के रिजल्ट के पहले, चुनाव की 23 तारीख अनाउंसमेंट हो रही है, उसके पहले कुछ घंटे पहले फिर से 1% डेटा बढ़ जाता है। ये क्या है? अपने आप बढ़ जाता है। ये तो कंप्यूटर में ही पॉसिबल है, फिजिकली तो एडिशनल में होता नहीं है ये। इसका क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, न तो कांग्रेस पार्टी को दिया है, न वहां पर शिवसेना जो लड़ी उसको दिया है, और भी जो रूलिंग पार्टीज, लोकल पार्टीज रही, किसी को भी इसका जवाब वो नहीं दे रहे, सिर्फ साइलेंट है। और शायद लगता है कि बीजेपी के पास में जश्न का माहौल भी नहीं है। आप देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में इतना बड़ा चुनाव हो गया, कहीं कोई जश्न नहीं, इतना बड़ा क्लीन स्वीप, पर डिफरेंस है 7%, 8% का जो बड़ा है, तो लगभग 75,000 वोट बढ़ी है, वो 75 लाख वोट बढ़ी। हाँ, ये आपने जो बताया इसमें आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, फिर बताइएगा। इसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शाम 5 बजे मतगणना वाले दिन 58.22% वोटिंग हुई। रात 11 बजे, उसी दिन 11:30 बजे वोटिंग प्रतिशत बताया गया 65.02%, और मतगणना के 12 घंटे पहले इसी वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाकर बता दिया गया 66.05%। यानी कि ये 2 बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा, इसमें लगभग 7.83% वोटों की वृद्धि हो गई। और जो ये प्रतिशत में वोटों की वृद्धि हुई, अगर हम इसको अंकों में कहें तो लगभग 76 लाख अतिरिक्त वोट ईवीएम में अपने आप आ गए, वोटिंग वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन के 12 घंटे पहले, दोनों को मिला करके हमने टोटल बोल दिया है। अब ये जितना इतना वोट आ रहा है 76 लाख, यदि मैं पूरी पोलिंगों से डिवाइड कर दूं कि एक पोलिंग में कितने वोटर, यानी 5 बजे 58% है, तो कितने लोग पोलिंगों में, मैंने मान लिया प्रेमिसेस में पोलिंग में खड़े होंगे बहुत सारे लोग, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, तो 1000 एक पोलिंग पर आ रहे हैं, तो 1000। और ये ईवीएम में यहाँ पर जो हम लोगों की सुनवाई चल रही थी, इलेक्शन ऑफिसर ने बोला था एक मतदाता को वोट करने के लिए हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है। यदि मैं 1000 व्यक्ति, मैंने मान लिया कि खड़ा है प्रेमिसेस में और उसको 1 मिनट का टाइम दो, तो 1000 मिनट हुआ। और 1000 मिनट का मतलब मोटा मोटा 1 घंटे में 60 सेकंड, मतलब 60 मिनट हो गया। तो आप सीधा सीधा उसको देख लीजिए कि कितने आवर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी लगभग 6-7 घंटे की एक्स्ट्रा। तो क्या रात के 12 बजे तक चुनाव हुआ है? और हुआ तो कौन दिया है वोट? इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई जवाब नहीं है। इससे ग्राउंड ऑन माई पिटीशन, ये भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, आई डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट। पर भारत देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि किस बड़े लेवल पर डिस्क्रिपेंसीज भारत देश में चल रही है, ईवीएम का कितने बड़े लेवल पर खेला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन नॉट रिस्पॉन्डिंग हियर द आर्टिकल 324 to 329A
324 से लेकर के 329 तक में जो उसको सेक्शंस दिए, आर्टिकल्स दिए गए, उसका कंप्लीट वायलेशन किस प्रकार से कर रहा है। आर्टिकल्स 19(2) का जो हमारे पास फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है पब्लिक का, उसका कितना कंप्लीट वायलेशन हो रहा है, इसका इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट ग्राउंड। इसके साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो टोटल वोट महिलाएं जो फॉर्म 17C में है, जो सारे एजेंटों को कैलकुलेट करके बताया गया, वो कितनी है देखिए। 3,36,49,000 ये मेल वोट है। टोटल मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको दे दूंगा इमेज, आप कैप्चर कर लेना। फिर फीमेल की भी बात आती है, 3,34,37,000 के आसपास ये लमसम है। ऐसे ही टोटल थर्ड जेंडर की भी वोट है 1820। इसके बाद में पोस्टल वोट भी आती है, वो 5,38,000 के आसपास में है। सब मिला दिया जाए और इन दोनों का टोटल का डिफरेंस भी कर दिया है, तो भी नहीं मैच कर रहा है। बात समझ में आया। फॉर्म 17C और उसके बाद आप टोटल वोट अब निकालते हैं तो भी नहीं मैच कर रहा है। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिस से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आके देना ही पड़ेगा। ये अगला मैं आप लोगों के माध्यम से, कोई नेशनल पार्टी करे न करे, ज्यादा सोचती है कुछ पार्टियां। कुछ जो आपने अभी रिपोर्ट, अभी आपने जो डेटा दिखाया, ये भी मेरे पास था, एक दा वायर की रिपोर्ट थी, इसमें भी लगभग 5,04,000 वोट अतिरिक्त डाले गए। ये कुछ दर्जनों सीटों का आंकड़ा है। राइट। इसी तरह से अब और कुछ ग्राउंड आ रहे हैं। कुछ गांव के भी उदाहरण के तौर पर आए, जो गांव में 324 वोटें थी, बहुत सारे हमारे पास उदाहरण आए। टोटल मैं अब देखिए, ये चीज अभी आप लोगों ने सुना होगा, आज से साल भर पहले अरुणाचल असम में भी चुनाव हुआ था, वोट कम थी और ज्यादा वोट पड़ गई थी, फिर वहां इलेक्शन कमीशन ने बड़ा लंबा एक्शन ले लिया। यहां पर क्या होता है, 324 उस गांव में टोटल अराउंड फिगर है और 627 या 600 कुछ वोटें डाली गई, 600 कुछ वोटें उस गांव में वहां पर उन लोगों को दी गई। मेरा ये सवाल था, इस सवाल का जो जवाब है वो अभी तक नहीं दिया कि ये कैसे पॉसिबल है कि कम वोट ही हैं और आप इतना 600 कुछ वोट कैसे निकाल दिए। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एडीआर जो हमारे पूरे कोई भी कंटेस्टिंग इलेक्शंस करता है तो एडीआर उसका एफिडेविट अपलोड करता है, वो कहता है कि 5 से 6% पहले दिन पर डेटा का मिसमैच हो रहा है, उसके बाद 48 आवर्स के बाद, जो आपने भी बोला है, उसके बाद 1% के आसपास में डिफरेंसेस फिर से आ रहे हैं। इसका भी उन्होंने कुछ भी प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दिया है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि 100% ईवीएम जब चार्ज, जो जितनी परसेंट रिमेन बैटरी थी चुनाव के दिन में, कैपेसिटी उसकी 40-50% बची थी, 100% कैसे पॉसिबल है कि वो चार्ज। ईवीएम की बैटरी का चार्ज को लेकर के यूं ही का जवाब वो भी सुप्रीम कोर्ट में आकर के उनको देना है। साथ में भारत देश में जिस प्रकार से खेला, झारखंड में हुआ तो झारखंड में सिर्फ 1 से 2% तक ही बढ़ा पाइए, ज्यादा करते तो शायद इनको लग रहा था कि पूरे भारत देश में हाहाकार मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को उन्होंने लपेटा। 100% बैटरी थी चार्ज, आप लोगों को पता है पहले से। जहां जहां 100% बैटरी चार्ज पाएगी, कम वोट ज्यादा वोट निकलेंगे, ज्यादा वोट कम डाली जाएगी, साथ में कम वोट वहां पोलिंग में होंगे, ज्यादा निकल के आ जाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन जितनी है, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री ईवीएम को नहीं फॉलो करती, बिकॉज इट इज हैविंग द ऑलरेडी एरर्स, टाइप्स ऑफ द एरर्स, नॉट ए टाइप, इट इज अ माला प्रैक्टिस, इट इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल्स सो एंड शो। जो भी है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट से उसको कल तक में आप लोगों को पिटीशन पूरे महाराष्ट्र का, झारखंड का आप लोगों को दिखेगी। प्लीज, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि लगातार बीजेपी जो है, पिछले चुनाव की बात करें तो कम सीटें थी, इस बार और थंपिंग मेजोरिटी से जीत जाते हैं और इतने मुद्दे होते हैं जो जनता जिनसे बीजेपी से नाराज होती है, उसके बावजूद इस तरह की सीटें आ जाना, यह साफ होता है कि कुछ तो गड़बड़ी चुनाव में हुई है। जिस दिन चुनाव का झारखंड और इसका महाराष्ट्र का चुनाव होने में, ऑफिशियली आपका मीडिया चैनल बहुत बड़ा है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, मैंने कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल और भी जो नेशनल लीडर्स हैं, सबको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला कि जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा के चुनाव में हम पिटीशन फाइल किए, उसके बाद भी वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें हुई थी। 3 टर्नआउट डेटा आए और वो टर्नआउट डेटा जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, वैसे वहाँ पर भी 6%, 3% के आसपास में वोटेज का डिफरेंसेस था। पर वहाँ पर 90 विधानसभा थी, यहाँ पर 288 विधानसभा थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा थी, तो वही छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा थी। तो इस प्रकार से जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, वहीं राजस्थान में आप देखेंगे 160 विधानसभा थी, तो झारखंड में देखेंगे 81 विधानसभा है। ये बहुत बैलेंस काम किए हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत बैलेंस काम। चीज और मैं देख रहा था, संजय राउत भी बोल रहे थे शिवसेना के, वो कह रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे तक ठीक ठाक चल रहा था, इंडिया अलायंस आगे चल रहा था महाराष्ट्र में। तो 10:30 बजे के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया एकदम कि हम एकदम डाउन हो गए और दोबारा फिर हम ऊपर आ ही नहीं पाए?
संजय राउत भी कह रहे हैं पर कुछ किया थोड़ी है अभी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सोचती ज्यादा है करती कम है। हाँ, मैंने आपसे यही खुल के बोला, केसी वेणुगोपाल को मैंने फोन किया, इसके बाद जयराम रमेश को बोला, डेटा देला कि ये जितनी भी चीजें डिस्क्रिपेंसी आती हैं इलेक्शन कमीशन में, चुनाव के पहले ही हम लोग वोटिंग के पहले ही चले और उनको बोले कि इसका आप डिस्क्लोज करिए कैसे होता है। हम बार बार ये नहीं कह सकते ना कि ईवीएम में गड़बड़ी, ये गड़बड़ी, जनता को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उन्होंने करेक्ट, तो मैंने बोला कि ये कैसे 100% चार्ज हो जाती है, आप चलिए इलेक्शन कमीशन। अभी ये बताइए, आप ये साफ तौर पर कह पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए उसमें ईवीएम को हैक करके ही बीजेपी चुनाव जीती? 75 लाख जो वोटें डाली गई है उसकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी जांच करवाए। इसके साथ में अभी वो करने वाला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से करे। इसके लिए हम पूरी तैयारी पर हो चुके हैं। आज रात तक में आपको पिटीशन मिल जाएगी और पूरे भारत देश के लोग देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं वो इन फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र ही इसको झेल रहा है, पूरा भारत देश झेल रहा है, पूरे भारत देश की युवा झेल रहा है। इसको हम लोग पूरा समाधान परमानेंट निकालना चाहते हैं और होगा वो। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईवीएम को नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात ले जाए। हम देश में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम एक मुहिम निकालेंगे कि पूरे देश में ईवीएम का बहिष्कार हो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर क्या सही विकल्प है ईवीएम के तौर पे अगर हम देखें इस देश में? यदि बड़ी कंट्रीज की, क्योंकि हम यदि ये मान ले कि विकासशील, विकसित और अल्प विकसित 3 तरह की कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज है। तो वर्ल्ड की कंट्रीज जैसे जापान हो गई, यूएसए हो गया, इसके साथ में स्विट्जरलैंड हो गया, और वर्ल्ड की जो डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को कहते हैं, एक तरफा नहीं होना चाहिए, रशिया भी हो गया, वो सब के सब इस टाइटल्स को देख चुके हैं, इस कॉज को देख चुके हैं, इस परेशानी को डिफेंस कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ऐसा ही करना है। अब वो बात पुराने जमाने वाली न ईवीएम रह गई है, न पुराने जमाने वाले अब वो नेता रह गए, भाजपा के हो या किसी भी पार्टी के। अब वो 1 मिनट में मैनिपुलेट करते हैं, आप साइड लाइन हो गए, काम खत्म हो गया। ये सारी चीजों का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो। बात करते हैं आम लोगों से, वो कह रहे हैं कि भाई धरती से बैठकर यहाँ और चांद पे आप सैटेलाइट भेज देते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आखिर ईवीएम को आप क्यों नहीं कर सकते? स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कहता हूं कि चुनाव ईवीएम पे नहीं होना चाहिए, ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार को ये बात नहीं समझ आ रही, बीजेपी को नहीं समझ आ रही, और चुनाव आयोग को समझ ये बात नहीं आ रही है। और एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि जब ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं तो जवाब चुनाव आयोग से मांगा जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है और चुनाव आयोग मौन रहता है। देखिए, हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भारत देश की हो, कुछ भी गड़बड़ियां होंगी, वो भारत देश के लगभग अभी 49 मंत्रालय है, और उनके मंत्रालय के अंदर में जो 3 तरह की लिस्ट होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं आईएएस ऑफिसर, उसके सबऑर्डिनेट बॉडी जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उन्हीं से ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत देश की गवर्निंग बॉडी है, भारत देश की इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसको कंट्रोल करने के लिए संविधान में पूरे के पूरे आर्टिकल्स दिए गए, उसको कोई भी ध्यान रखना है। मैं आपको थोड़ा सा बोल देना चाहता हूँ, भारत देश के 8-10 ऐसे पद हैं जिसमें ज्युडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑडिटर ऑफिसर ऑफ इंडिया, इसके साथ में लोकसभा के कुछ जो सेक्रेटरीज है, इन सबकी जो फंडिंग है, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबकी फंडिंग कंसोलिडेटेड फंड जो होता है भारत देश का, जो संचित निधि हिंदी में कहते हैं, उससे इनका पैसा दिया जाता है। इसीलिए कि इन बॉडीज को कोई भी सरकारें आए जाएं, वो प्रस्तावना में इन सब चीजों को लेकर के लिखा गया, उनको कोई हटा नहीं सकता है, न तो इनके ऊपर कोई ओवर रूल कर सकता है। इस चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इसी चीज से बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास एक वीडियो आई, मैं आपको उसको भी भेज दूंगा, किस तरीके से हैकर की एक वीडियो आज तक मुंबई आज तक ने चलाया, लग रहा है मुंबई वालों ने। हाँ, उसने बोला है कि वेब्स को कैसे मुझे कंट्रोल करना है और कितनी मिलियन में एक एक विधानसभा को पूरा सेट किया जा रहा है। उस वीडियो को मुझे लगता था मैं सुप्रीम कोर्ट में दूंगा, पर आज लग रहा है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक हैकर का वीडियो लीक हुआ है और किस तरीके से कितने मिलियन रुपए में, मिलियन में है या मिलियन में है, 16 मिलियन या 20 मिलियन कुछ बोल रहा है पर सीट का। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब जो भी उसका रेट रहा होगा मुझे नहीं पता, वो वीडियोस भी मैं भेजूंगा आपको, आप उसको भी चलाना। पब्लिक डोमेन में है वीडियो, पब्लिक डोमेन बहुत अच्छा है, मेरे पास भी आ गई है। तो उसको मैं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, और मैं फिजिक्स का स्टूडेंट भी रहा, मैथमेटिक्स ऑनर्स था मेरा ग्रेजुएशन, तो जो बेप्स होती है किसी भी मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट की, उस बेप्स को ट्रेस किया जाता है,
जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, फोन कोई बात कर रहा है तो यहाँ पर जो साउंड वेव है, तभी तो आप मध्य प्रदेश मेरे घर फोन लगाएंगे रीवा तो अभी 1 मिनट में हो जाए। ऐसे ही जो ईवीएम सी भी होती है उसकी भी एक कुछ बैप्स होती है, फ्रिक्वेंसीज होती है, हर चीज की फ्रिक्वेंसीज होती है। कुछ छोटी फ्रिक्वेंसीज होती है, कुछ बड़ी होती है और कुछ अल्प और लघु वाली होती है। हिंदी में आप लोग देख लेंगे कई तरह की फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी को ट्रेस करके उसके पूरे डेटास को आप ऐसे ही हैकर भी करते हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट में भी हैकिंग होती है, फिजिकली हो जाती है वहां पर। यहाँ पर भी डेटा का नंबर वगैरह देकर के आप ट्रेस कर लेते हैं, वैसे ही जैसे सिम नंबर देकर के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है। कई तरह के तथ्यों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम को जो है महाराष्ट्र चुनाव में हैक किया गया है, ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ है और बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। करेक्ट। पर यह भी मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मुझे जाना ही पड़ेगा और हम लोग केस भी फाइल करेंगे, लड़ेंगे भी। पर पूरे देश की जनता को इस सच्चाई का पता भी चलना चाहिए, आवश्यक भी है। पर भले कोर्ट मुझे कुछ लिबर्टी दे ना दे वो एक अलग विषय है। पर पूरे भारत देश की जनता को, पूरे भारत देश की जनता की जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र मिश्रा जी थे, इनसे बातचीत आपने सुनी। लगातार ये ईवीएम को लेकर जो है आप बहस छेड़ते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ही ये ईवीएम को मुद्दा बना रहे थे और ये कह रहे थे कि इस देश में ईवीएम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो तानाशाही हावी होगी और बैलेट पेपर के माध्यम से इस देश में चुनाव होने चाहिए। और हुआ भी कुछ वैसा ही। लोकसभा चुनाव के बाद चाहे विधानसभा चुनाव हरियाणा का देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का देख लीजिए, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, ना तो उससे जनता संतुष्ट है और ना ही उससे पूरा विपक्ष संतुष्ट है। और ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में लोगों का जो कहना है, और चाहे इस तरह के जो वकील हैं और तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो भी ये बात फिर से दोहराने लगे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए और एक बार फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की प्रक्रिया इस देश में शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।